हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये 2019 का पेपर है, दिसंबर में जो हुआ था। तो देख सकते हैं आप सीडीपी के इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इन प्रश्नों को देखने का फ़ायदा ये होता है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको पता चल जाता है। और इतना ही नहीं, इनसे क्वेश्चन कुछ ले भी लिए जाते हैं दोबारा। तो देखते हैं किस तरह प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, शेयर किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है? तो इस अवस्था को कहा जाएगा आदान प्रदान। अभिविन्यास और प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाया जाता है, यानी कि 4 इज राइट आंसर। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिताएं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, माताजी साहसी गतिविधियों को करती हैं। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो राइट आंसर है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगर यहाँ पे बात हो रही होती माँ घर में काम करती हैं और पिता बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आते हैं, तो वो हो जाता जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा खोजपूर्ण अधिगम। फर्स्ट इज राइट। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, अगर सहयोग द्वारा बात आए, निष्पादन के वर्तमान को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम। इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करेंट लेवल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे बात हो रही है डिस्कवरी लर्निंग की। फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो राइट आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पित निगमनात्मक की बात हो तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अगर तर्कपूर्ण तर्क देने की बात हो, तर्क वितर्क करने की, तो मूर्त हो जाएगा। संवेदी चालक अवस्था 2 से 2 वर्ष तक होती है। संवेदी चालक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी चालक अवस्था, और 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 13 या 14 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर है 4। नेक्स्ट प्रश्न, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। एससीएल के बारे में कौन बात करता है? यहाँ पे वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, यानी कि सोशल कल्चर लैंग्वेज। अगर कहीं भी सोशल और कल्चर लैंग्वेज की बात हो रही है तो वहाँ पे कथन लेव वाइगोत्स्की का होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक
अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम का निर्भर करना चाहिए। तो यहाँ पे केवल वाले ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे और बहस नहीं करनी है। तो राइट आंसर होगा ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। सेकंड इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 4। तार्किक गणितीय बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न को खोजने की एवं तर्क लंबी श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना या विभेदीकरण? तो राइट आंसर है समाजीकरण। समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो वहाँ पे बात हो जाएगी समाजीकरण की। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर है 4। आनुवंशिकता और वातावरण ये दोनों जटिल पारस्परिक क्रिया हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान को नहीं प्राप्त किया जाता है, सक्रिय रूप से किया जाता है, तो ये गलत है। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता नहीं। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, तो यहाँ पे रॉन्ग। राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट प्रश्न, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। अनदेखा नहीं करना है। विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। हो सकता है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर ऐसा नहीं कराना है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों उदाहरणों को प्रस्तुत करना, तो सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो 4 है। नेक्स्ट प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें सभी बच्चों पर ध्यान देना है। समावेशी बच्चों को अपाहिज नहीं बोलना है। अशक्त अधगमकर्ताओं के प्रति दया भी नहीं दिखानी है। तो राइट आंसर है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या दोहराने में कठिनाई।
पढ़ने के प्रति चिंता। तो यहाँ पे ये राइट आंसर है अधगम अशक्तता वाले विद्यार्थी। थर्ड इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। फर्स्ट देखिए, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों तथा अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो राइट आंसर है 4। अब ये क्यों नहीं होंगे ये देख लेते हैं। रटने पर बल नहीं देना है, ये हमारे नेगेटिव टैगवर्ड हैं। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक तरीके का प्रयोग नहीं करना है, बहुत सारे तरीकों का प्रयोग करना है। अत्यधिक लिखित कार्य नहीं देना है। तो राइट आंसर यहाँ 4। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अब सारे चिंतन पर बल देकर, अब इस सारे चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। राइट आंसर है यहाँ पे 3rd। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधगम का पक्ष लेता है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधगम के प्रति सच्चा सारोकार। तो राइट आंसर है डी, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार नहीं देने, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को नहीं बढ़ाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर बल देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण में के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर है यहाँ पे 4। हमसे गलत पूछा गया है तो गलत है यहाँ पे 4। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। राइट आंसर है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। बच्चों को कक्षा से बाहर नहीं भेजना है, इससे क्या होगा, उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर नहीं डांटना है, उन्हें गृह कार्य अत्यधिक नहीं देना है। तो राइट आंसर यहाँ 3rd। नेक्स्ट प्रश्न, संरचनात्मक उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या यंत्रवत याद करना। यंत्रवत याद नहीं करना, दंड नहीं देना, अनुबंधन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अभिप्रेरणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों में सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। ये तीनों यहाँ गलत हो जाए। राइट आंसर है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। आप देख सकते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो उनको नहीं लेना है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट प्रश्न, संवेग
एवं संज्ञान के बीच किस प्रकार संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दिशीय संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। राइट आंसर एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो राइट आंसर है ये चारों ही। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया। तो ये तीनों यहाँ पे गलत है। राइट आंसर है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसा स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है? ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है? तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ये यहाँ पे रॉन्ग है। समझने के लिए, अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के बजाय स्वयं की निपुणता के उद्देश्य निर्धारित करना। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राइट आंसर है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था विशेषता है? शारीरिक वृद्धि विकास बहुत तेज गति से होता है। ये होता है जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि सेंसरी मोटर में। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ये चौथी स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखिए थर्ड, बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ये थर्ड अवस्था है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधि द्वारा निर्धारित होती है, यानी घटित होती है। तो ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर है थर्ड, जो पूछा गया है कि मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है वे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीय एजेंसियां? राइट आंसर है प्राथमिक एजेंसियां हैं। इसके बाद विद्यालय मीडिया जो होता है वो होता है द्वितीय एजेंसियां। तो यहाँ पर राइट आंसर है सेकंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।